जब हम इनको यूज करते हैं इन साइंस फील्ड, कॉमर्स फील्ड, है ना, किसी भी काम में यूज करते हैं तो हम उसको एप्लीकेशंस कहते हैं ना। तो हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं, तो हम ये कर रहे थे इन द फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे इन द फर्स्ट 4 पेपर्स 100 marks के थे, ऋषि गॉट 95, 72 and 73, 83 marks. If he wants an average of greater than or equal to 75 marks and less than 80 marks, find the range of marks he should score in the fifth paper. कि अगर ऋषि के फर्स्ट 4 पेपर्स में इतने मार्क्स आए हैं तो वो चाहता है कि उसके जो एवरेज मार्क्स बने वो ज्यादा, कम से कम 75 हो और ज्यादा से ज्यादा 80, है ना, लेस देन 80। दैट मीन्स 75 और 80 के मिडल में, या फिर 75 या 75 और 18 के बिटवीन। तो फाइंड द रेंज ऑफ मार्क्स ही शुड स्कोर। तो रेंज कितनी आएगी, मतलब इस रेंज तक आने के लिए उसके फिफ्थ पेपर में कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, उसकी एवरेज मार्क्स की 75 to 80 के बीच में होने के लिए फिफ्थ पेपर में उसके कितने मार्क्स चाहिए, ये हमने फाइंड करना। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि उसके जो फिफ्थ पेपर में मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, एक्स मार्क्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो एवरेज है उसके मार्क्स की वो 75 ग्रेटर देन इक्वल टू 75 लेस देन 80। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, उन्होंने सिर्फ लेस देन 80 कहा है। तो व्हाट इज एवरेज, एवरेज इज इक्वल्स टू मीन। ठीक है, तो एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज सम ऑफ मार्क्स ऑफ पेपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेपर्स, है ना। तो इसके जो मार्क्स है 95 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 83 प्लस एक्स, और कितने पेपर्स है 5 लेस देन 80। देखो यहाँ पे एक तरह से दो इनइक्वालिटीज है, इसको हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे दो बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 75 लेस देन इक्वल्स टू एवरेज, एवरेज लेस देन 80। ठीक है, दो इक्वेशंस बन जाएंगे इन इक्वेशंस। तो आप दो दो के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, एक के साथ भी सॉल्व कर सकते हो सिमिलर मेथड से। तो कैसे करते हैं हम सॉल्व, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक तरह से एक्स की रेंज फाइंड करनी है फिफ्थ पेपर के मार्क्स की। तो देखो 5 है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बोथ साइड से आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे 323 ऐड करके आया, तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, बोथ साइड क्या आ जाएगा, माइनस। दैट मीन्स जो उसके फिफ्थ पेपर के मार्क्स है वो 52 या 52 से ज्यादा और 77 से कम, इनके बीच में होंगे। तो उसका जो एवरेज बनेगा मार्क्स का वो कितना बनेगा, 75 से 80 के बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट इज IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। किसी पर्सन का जो IQ है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गिवन है। अगर हम किसी पर्सन का IQ चेक करना है कितना IQ है, इसका कितना परसेंट है ना, तो उसका फॉर्मूला ऐसे गिवन है, MA डिवाइडेड बाय CA मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ व्हाट इज MA एंड CA, MA is the mental age and CA is the chronical age, chronological age। ठीक है, मेंटल एंड chronological एज में क्या डिफरेंस है, क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज होती है जो आपकी एक तरह से इंटरनली ग्रोथ है ना, आपके दिमाग की, जो आपके अंदर की जो ग्रोथ है वो मेंटल एज होती है। और क्रॉनिकल एज है जैसे आप कितने साल की हो रहे हो, बाहर की ग्रोथ की, हाँ 12 ईयर्स की हो गए, 13 ईयर्स की हो गए, वो क्रॉनिकल क्रोनोलॉजिकल एज है। ठीक है, मेंटल एज जो आपकी बॉडी का इंटरनली ग्रोथ हो रही है उसे हम मेंटल एज बोलते हैं। तो IQ आपको कैसे गिवन है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, if IQ lies between 80 to 140 for a group of 12-year children, कहते हैं अगर 12 साल के बच्चे का ग्रुप है ना, 12 ईयर चिल्ड्रन का, तो उनके लिए जो IQ लेवल है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 80 से 140 के बीच में लाई कर है। तो मेंटल एज का जो लेवल है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, हमने निकालनी है मेंटल एज की रेंज। ठीक है, अगर क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 12 ईयर चिल्ड्रन के लिए, देखो 12 ईयर दैट मीन्स ये कौन सी एज है, क्रोनोलॉजिकल एज है, तो वो हमें गिवन है। हमने किसकी रेंज, IQ की भी रेंज गिवन है, क्रोनोलॉजिकल एज भी गिवन है कि 12 ईयर बच्चों के लिए है, और हमने किसकी रेंज निकालनी है, मेंटल एज की रेंज निकालनी है। दैट मीन्स मेंटल एज किसके बीच में लाई करेगी। तो देखो हमें गिवन क्या है, जो IQ गिवन है वो क्या गिवन है, MA डिवाइडेड बाय CA मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो IQ लेवल है वो है 80 से 140 के मिडल, 80 to 140, और इक्वालिटी भी है साथ में।
हमें निकालनी है मेंटल एज की, तो हम क्या करेंगे, आईक्यू की जो वैल्यू है वो मेंटल एज में यहाँ पे पुट कर देंगे। कैसी? अब देखो मेंटल एज हमें पता नहीं है, तो ये 12 ईयर चिल्ड्रन है, ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन के लिए है ना, या आईक्यू, आईक्यू का टेस्ट है जो 80 to 140, तो ये ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन के लिए, दैट मीन्स जो 12 ईयर्स है वो क्या होगी, क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 12। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 25/3 ME। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारी आईक्यू की वैल्यू है वो मेंटल एज में आ गई, और हमें आईक्यू की रेंज पता है, तो हम आईक्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और मेंटल एज एज की रेंज निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे? वैसे देखो, अब ये दो इनइक्वालिटीज है, हम इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 क्या इधर आके, 3 क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड हो रहा है, तो बोथ साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद जो 25 है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक तरह ऐसे हो गया 240 डिवाइडेड बाई 25, और यहाँ पे 420 डिवाइडेड बाई 25, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9.6। 9.62, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16.8। दैट मीन्स जो मेंटल एज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 9.6 टू 16.8, अगर आईक्यू लेवल इतना है। और ये किस किन बच्चों के लिए, 12 ईयर चिल्ड्रन के लिए मेंटल एज इन दोनों के बीच में लाई करेगी। हमने इसी की क्या निकालनी थी, रेंज निकालनी थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit tests. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. चीज तो वही है, देखो जैसे हम मीन निकालते होते थे, है ना, एवरेज निकालते थे, आपको एवरेज गिवन होती थी, और हमने ऐसे निकालना होता था कि उसके फिफ्थ टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, फिफ्थ पेपर में कितने मार्क्स आए हैं, तो हम क्या करते थे, मीन के इक्वल रखते थे। वहां पे इक्वालिटी थी, यहाँ पे इनइक्वालिटी है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना ही है। जैसे वहां पे हम मान लो पहले होता था कि हमारे पास दो टेस्ट के मार्क्स गिवन है, थर्ड की हम लेट करते थे एक्स, वैसे यहाँ पे भी हमने जिसके फाइंड करने हमने उसके क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। तो देखो, अब दो टेस्ट में उसके कितने मार्क्स हैं, हमने बताना है कि अगर उसकी एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स हो, तो थर्ड टेस्ट में उसे कितने मार्क्स चाहिए, मिनिमम मार्क्स उसे कितने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं, मिनिमम उसे कितने चाहिए, कि उसके अलावा अगर उससे कम होंगे तो उसकी 60 मार्क्स एवरेज नहीं बनेगी। तो हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी द मिनिमम मार्क्स obtained by Ravi in third unit test। ठीक है, इन थर्ड यूनिट टेस्ट। तो वो क्या कह रहे हैं, उसकी जो एवरेज है, एवरेज मतलब मीन, मीन मतलब तीन टेस्ट है, sum of observations divided by number of observations at least 60 marks। what is the meaning of at least? at least means होता है greater than। ठीक है, इसे याद रख लेना, at least का मतलब क्या होता है, greater than equals to, and at most का मतलब होता है less than equals to। at least मतलब होता है कम से कम, और एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो वो क्या कह रहे हैं, एवरेज कम से कम 60 मार्क्स होनी चाहिए। कम से कम 60, दैट मीन ज्यादा से ज्यादा वो जितनी मर्जी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है। कम से कम मतलब कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे बड़ी भी हो सकती है और इसके इक्वल भी हो सकती है। ऐसे एक मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, अगर यहाँ पे एट मोस्ट हो दैट मीन ज्यादा से ज्यादा 60 हो, तो मतलब कम भी हो सकती है, 52, 53, 55, तो इसको कहते हैं लेस देन इक्वल। ठीक है, एटलीस्ट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू, एट मोस्ट मीन्स लेस देन इक्वल। तो यहाँ से अब हम वैल्यू निकाल लेंगे एक्स की, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास हो गया 145 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन 60। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 145 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3
greater than 60, which is equals to, sorry, 145 plus x greater than equals to 180. So what is x greater than equals to 180 minus 145, that is x greater than equals to 35. मतलब अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 है, दैट मीन्स या तो 35 है या 35 से बड़ा है, तो हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स वो क्या होगी, 35 ही होगी, बिकॉज जो x है वो क्या है, या तो 35 है या फिर 35 से ग्रेटर है, तो इसमें मिनिमम क्या होगा, 35 होगा, तो दैट तो हम कह सकते हैं सो रवि शुड गेट मिनिमम मार्क्स, मिनिमम ऑफ 35 मार्क्स, ठीक है, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, ठीक है, अगर उसे 60 मार्क्स की एवरेज चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 60 मार्क्स की एवरेज चाहिए, तो उसके मिनिमम मार्क्स 35 तो होने चाहिए, इससे बड़े भी, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर shorter the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. अब देखो ये भी वैसा ही है, अब इसमें क्या है, ट्राइंगल है एक, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, तो मान लो ये शॉर्टर साइड है, ये लॉन्गेस्ट है, ये थर्ड साइड हो गया ना, जो मर्जी मान सकते हो, तो वो कह रही है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, तो मान लो हमने शॉर्टेस्ट को x मान लिया, तो लेट शॉर्टेस्ट साइड भी x सेंटीमीटर, देन लॉन्गेस्ट क्या होगी 3x, है ना, 3 टाइम्स, एंड जो थर्ड साइड रहेगी वो क्या है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है, दैट मीन्स 2 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 3 साइड्स आ गई। अब वो कह रहे हैं if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, now given that perimeter of triangle is at least, that means greater than equals, now what is the perimeter of triangle, the perimeter of triangle is sum of all sides, that is x plus 3x plus 3x minus 2, now 336 plus 1 is 7x minus 2, 7x greater than equals to 63, तो यहाँ से x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, दैट मीन्स जो मिनिमम लेंथ है, अब देखो ग्रेटर देन है ना, तो हमेशा वो मिनिमम लेंथ पूछेंगे, ओके, मैक्सिमम हम नहीं बता सकते ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, तो मिनिमम हम बता सकते हैं कि मिनिमम लेंथ इसकी 9 होगी, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दैट मीन्स 9 के इक्वल या 9 से ग्रेटर, ठीक है, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड कितनी होगी, दिस इम्प्लाइज मिनिमम लेंथ ऑफ shortest side must be 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board, एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है कोई भी, ठीक है, तो मैन क्या चाहता है, इसकी 3 लेंथ्स को कट कर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना, ठीक है, तो मैन वांट्स टू कट 3 lengths of from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर, ठीक है, जो बोर्ड की लेंथ एक तरह से क्या है 91 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे 9 लेंथ मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, ठीक है, मतलब बोर्ड की जो लेंथ है, लेंथ मतलब क्या होता है यहाँ पे, पेरीमीटर, ठीक है। अब देखो द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड,
अब फिर वैसी है कि जो सेकंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर बड़ी है, और जो थर्ड है वो ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। दैट मीन्स दोनों ही शॉर्टेस्ट पे डिपेंड कर रही है ना। तो हम शॉर्टेस्ट को क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट बेटा, उल्टी जा रहे तो मैं की रखा छोटा सा है कौन है। ठीक है, तो देखो, हाँ जी, यहाँ पे ना पीस होगा, आई थिंक मैंने साइड लिख दिया गलती से, क्योंकि ये 3 पीस की है ना उन्होंने। ठीक है, तो देखो क्या है, सेकेंड लेंथ इज भी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट पीस, तो लेट कर लेंगे लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस बी एक्स। ठीक है, अब देखो शॉर्टेस्ट की एक्स है, तो सेकेंड लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सेकेंड पीस क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, दैट मीन्स x+3। लॉन्गर मीन्स 3 ज्यादा है, शॉर्टेस्ट। नाउ थर्ड पीस की, यहाँ पे पीस है मैंने गलती से ना साइड लिख दी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ थर्ड पीस वो कितनी है, देखो ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जितनी शॉर्टेस्ट है उसका ट्वाइस, दैट मीन्स 2x सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या गिवन है, हमने शॉर्टेस्ट बोर्ड की, शॉर्टेस्ट पीस की पॉसिबल लेंथ बतानी है। उसके लिए हमें क्या गिवन है, एक तो ये पता है कि जो पूरा बोर्ड है उसकी लेंथ कितनी है, 91। देखो बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड है, इसकी लेंथ की बात हो रही है, तो दैट मीन्स हाइट की बात नहीं हो रही, इसके पैरीमीटर की बात हो रही है। ये बोर्ड है, जो बोर्ड की लेंथ कितनी है, ठीक है, पैरीमीटर की बात हो रही है। दैट मीन्स पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब एक्स, x+3 या सम ऑफ ऑल लेंथ्स +2x। ये हमारे पास कितना है, 91 है। तो आप देखो यहाँ पे कौन सी इक्वालिटी इनइक्वालिटी आएगी, लेस देन आएगी या ग्रेटर देन आएगी। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी आएगी वो आएगी लेस देन इक्वल्स टू। क्यों, क्योंकि टोटल हमारे पास लेंथ ही 91 है, तो अगर हम इनमें इसमें से 3 वो निकालेंगे पीस, या तो 91 से भी छोटे होंगे इन तीनों को मिला के, क्या पता हम 4 निकाल दें, तो 3 की जो लेंथ है वो 91 से छोटी होगी। या फिर अगर हम इसी को 3 पार्ट्स में ही कट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो इन तीनों की लेंथ 91 होगी। दैट मीन्स या तो 91 होगी या 91 से लेस होगी। 91 से बड़ी नहीं हो सकती, बिकॉज इसकी टोटल लेंथ ही 91 है। जब आपको कोई चीज टोटल गिवन है ना, तो वहां पे लेस देन इक्वल्स टू ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक क्या आगे इक्वेशन आ गई, इन इक्वेशन आ गई, x+x+2x is 4x+3 लेस देन इक्वल्स टू 91, दैट इज 4x लेस देन इक्वल्स टू 88, x लेस देन इक्वल्स टू 22। ठीक है, अब देखो हमें पॉसिबल लेंथ निकालनी है ना, अब हमें मिनिमम नहीं कहा या मैक्सिमम नहीं कहा। कई बार क्या होता है, लेस देन में हमें मैक्सिमम बोल देते, तो मैक्सिमम हम 22 लेते हैं, मिनिमम बोलते हैं ग्रेटर देन में, तो ग्रेटर देन में 22 लेंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड में हमने हमें क्या कहा है, लेंथ निकालो, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, दैट इज देखो थर्ड पीस। ठीक है, थर्ड पीस की लेंथ कितनी है, 2x। एटलीस्ट दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है किससे, सेकंड से। सेकंड पीस कितना है, x+3, इससे 5 क्या है लॉन्गर, कौन, 2x। ये लॉन्गर है ना, तो हम इसमें नहीं ऐड करते, किसमें ऐड करते हैं, इक्वालिटी या बैलेंस करने के लिए हम दूसरी साइड ऐड करते हैं। ठीक है, ये तो लॉन्गर ही है, ऐड हम इसमें करेंगे। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, x+8, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबल लेंथ क्या होगी, जो x है वो 8 से बड़ा है और 22 से छोटा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, लेस देन इक्वल्स टू 22 है, दैट मींस
x lies between 8 to 22। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट पीस है उसकी जो पॉसिबल लेंथ है वो क्या होंगी। दिस इंप्लाइज द शॉर्टेस्ट पीस मस्ट बी, उसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, या कह सकते हैं कम से कम 8 सेंटीमीटर हो, बट हमें एटलीस्ट क्या हो जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, बट कहाँ तक जाना है, नॉट मोर देन 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, 22 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 8 से 22 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 9 10 पॉइंट्स में 22 के, 8 और 22 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, a solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degrees Celsius if the conversion formula is given by F equals to 9 by 8 C plus 32? ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि कोई सोल्यूशन है ना, किसी भी चीज का सोल्यूशन है, मान लो कोई भी सोल्यूशन है, उसको इन्होंने इस टेम्परेचर में रखा हुआ है 68 टू, देखो यहाँ पे ओनली बिटवीन है ना, तो इनइक्वालिटी नहीं लेंगे। ठीक है, ओनली बिटवीन दैट मीन्स इसके मिडल में। तो वो कह रहे हैं अगर हमने फारेनहाइट की इस डिग्री में रखा हुआ है सोल्यूशन को, तो इसी का टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा। फारेनहाइट में टेम्परेचर इतना है 68 डिग्री 77 डिग्री, 68 और 77 के बिटवीन है, तो सेल्सियस में ये जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो कन्वर्जन फॉर्मूला हमें गिवन है कि हम फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे लिख सकते हैं। तो अब देखो बिल्कुल सिंपल है ये तो, सिंस द सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सॉल्यूशन को हमने इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रख दिया। अब जो फ़ारेनहाइट है वो किसके इक्वल है, 9/8 C+32 के। कन्वर्जन फॉर्मूला गिवन है, तो यहाँ से हम सेल्सियस की रेंज निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 32 माइनस हो गया बोथ साइड जाके, यहाँ पे रह गया 9/5 है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 9/5C, 32 इधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया, और यहाँ पे हो गया 36, 9/5C <45, तो 5 9/5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, दैट मीन्स 5/9 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेल्सियस का टेम्परेचर है वो क्या आ गया 20 to 25। तो हम कह सकते हैं अगर इस सोल्यूशन को फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर में रख रहे हैं 68 डिग्री टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो सेल्सियस में 20 to 25 डिग्री में रखेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री। अब नेक्स्ट देखो, ध्यान से समझना है इस सम को। ठीक है, क्या है, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If there are 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution have to be added? देखो क्या कह रहे हैं वो, एक सोल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, सोल्यूशन है जिसमें बोरिक एसिड कितना है 8%, उसको डिल्यूट कर रहे हैं बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन। ठीक है, 8% बोरिक एसिड का सोल्यूशन है, उसमें उसको डिल्यूट कर रहे हैं, डिल्यूट करना होता है पानी डालना या फिर कुछ भी डालना उसको पतला करने के लिए, उसको थोड़ा सा डिल्यूट करने के लिए, तो ऐड करना है 2% बोरिक एसिड इसी सोल्यूशन में। ठीक है, जब हम कुछ ऐड करेंगे तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा उसमें कितना, कहते हैं उसमें जो बोरिक एसिड का कंटेंट है ना वो कितना हो जाएगा, 4% से मोर बट 6% से कम।
सिर्फ बोरिक एसिड की बात करें यहाँ पे कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा इज टू बी मोर देन 4% होगा बट लेस देन 6% बोरिक एसिड इफ देयर आर। अब कह रहे टोटल सोल्यूशन कितना है, टोटल लीटर्स कितने हैं, 8% सोल्यूशन में, क्या है ना 8% है, 8% सोल्यूशन में कितने लीटर्स है, 640 लीटर्स। if there are 640 liters of 8% solution तो कहते हैं 2% solution में हम कितने लीटर्स ऐड करें। ये चीज है ना, 2% हम ऐड करें हैं, अगर 8% में 640 लीटर्स है तो 2% में मतलब 640 लीटर्स में 8% बोरिक एसिड है तो 2% बोरिक एसिड कितने लीटर्स में होगा। ठीक है, तो देखो पहले तो हम इसको लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 8% बोरिक सोल्यूशन है कोई हमारे पास, कितने लीटर्स का, 640 लीटर्स का, जिसमें 8% बोरिक एसिड है। ठीक है, उसमें हमने 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन और ऐड करना है, और उसके कितने लीटर्स का 2% ऐड करना है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, और जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा वो कह रहे हैं वो 4% से ज्यादा हो सकता है बट 6% से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे हम, एक बार लिखते हैं फिर मैं आपको दोबारा बताती हूँ कैसे लिखना है। तो हमने फाइंड करना है कि 2% हम ऐड कर रहे हैं वो कितने लीटर्स का कर रहे हैं, तो हम लेट कर लेंगे x लीटर्स। ठीक है, कितना, x लीटर्स, तो लेट x लीटर्स ऑफ 2% solution is added in existing solution of 8% of boric acid। तो हमने कितना ऐड किया, x लीटर्स ऐड किया, मतलब 2% सोल्यूशन किसका ऐड किया, x लीटर, किसमें 640 लीटर्स टोटल थे उसके 8% में हमने बोरिक एसिड ऐड करे, हमने उसी की रेंज, हमें उसी की रेंज गिवन है किसकी, बोरिक एसिड की। ठीक है, तो हम यहाँ से बोरिक एसिड का कंटेंट निकालें। तो देखो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, अगर हम टोटल मिक्सचर देखें तो हमारे पास पहले 640 था, उसमें हमने एक्स लीटर और ऐड किया तो टोटल मिक्सचर तो हो गया 640 प्लस एक्स, जो फाइनल रिजल्टिंग मिक्सचर आ गया हमारे पास लीटर्स में। ठीक है, और हमें क्या कहा है, जो रिजल्टिंग मिक्सचर आया है उसमें जो बोरिक एसिड का कंटेंट है, देखो बोरिक एसिड इन रिजल्टिंग मिक्सचर, बोरिक एसिड इन रिजल्टिंग मिक्सचर इज क्या है, लेस देन 4% बट सॉरी ग्रेटर देन 4% बट लेस देन 6%। अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये आपने ध्यान से देखनी है। हमें जो ये रेंज गिवन है 4 और 6, ये बोरिक एसिड की गिवन है, तो पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, बोरिक एसिड लेंगे, कितना है, तो बोरिक एसिड हमारे पास कितना है, 640 में 8% है, दैट मीन्स 8% ऑफ 640 प्लस एक्स लीटर्स में 2% है, 2% ऑफ एक्स लीटर। ठीक है, बोरिक एसिड है जो टोटल नहीं है हमारे पास, बोरिक एसिड कैसे गिवन है, 640 लीटर्स में 8% है, जो हमने 2% ऐड किया है, तो ऐड करना है बोरिक एसिड वो एक्स लीटर्स के। तो हम अगर परसेंटेज लेते हैं कोई तो हम टोटल में से ही लेते हैं ना, कि इसकी परसेंटेज, अगर आप कोई परसेंटेज निकालते हो किसी चीज की तो आपको उसका टोटल तो पता होना चाहिए ना, किस में से है, टोटल कितना है, किसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ है कि 8% है 640 लीटर्स का और 2% है एक्स लीटर्स का, तो ये तो हो गया बोरिक एसिड जो रिजल्टिंग मिक्सचर में पड़ा। अब वो कह रहे हैं कि नॉट सॉरी मोर देन 4% लेस देन 6%। अब 4% ऑफ क्या आएगा, अब टोटल मिक्सचर कितना है फाइनल, वो कितना हो गया हमारे पास 640 प्लस एक्स, और यहाँ पे 8% ऑफ सॉरी 6% ऑफ 640 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या है मिक्सचर का 4% है, यहाँ पे बोरिक एसिड है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, हमें क्या गिवन है, बोरिक एसिड का कंटेंट, कि बोरिक एसिड है जो 4% से ज्यादा हो सकता है 6% से कम। तो परसेंटेज हम जब लेते हैं टोटल से लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा टोटल मिक्सचर है वो 640 प्लस एक्स है,
और बोरिक एसिड कैसी है, 640 का 8%, एक्स का 2%। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ये इन इक्वेशन कैसे बनानी है। तो हमारे पास अगर हम हिसाब से लिखते हैं 4% ऑफ 640 प्लस एक्स, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स, और यहाँ पे 6% ऑफ 640 प्लस। ठीक है, अब ये इसको हम इकट्ठे ही सॉल्व करेंगे, फिर जल्दी हो जाता है। ऐसे आप दो दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, इन इक्वेशंस को डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले तो परसेंटेज हटाओ, यहाँ पे क्या हो गया 4/100 640 प्लस एक्स, यहाँ पे 8/100 मल्टीप्लाई बाय 640, यहाँ पे 2/100 एक्स, यहाँ पे 6/100 640 प्लस एक्स। ठीक है, इसको मल्टी, अब देखो अगर हम 100 का एलसीएम ले लें सब जगह, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 4 × 640, दैट मीन्स ये 100 क्या हो गया सारा, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 2560 प्लस 4x, यहाँ पे 2x प्लस 640 into 8 is 5120, 64 into 6 is 3840 प्लस 6। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करोगे, वैसे ही 5120 क्या है, या इसको आप दो इक्वेशंस में सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये चीज इससे ग्रेटर है, इससे लेस है, इससे ग्रेटर होगी और इससे लेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 5120 माइनस 2560, 4x माइनस 2x, तो इसको इससे माइनस करेंगे, 2560 ग्रेटर देन 2x, दैट इज 1280 ग्रेटर देन x। तो इसका मतलब क्या हो गया, x लेस देन 1280। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5120 माइनस 3840 लेस देन 6x माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हो गया 1280 लेस देन 4x, 1280 divided by 4 less than x, that is 320 less than x. This implies x greater than 320. तो यहाँ से हमारे पास x की रेंज कितनी आ गई, 320 से ज्यादा और 1280 से कम। तो हमने ये चीज निकालनी थी कि कितने लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो x lies between 320 to 1280। जैसे 8% बोरिक एसिड था 640 सोल्यूशन में, तो 2% सोल्यूशन का कितना लीटर, कितने लीटर का 2% सोल्यूशन हम ऐड करेंगे, इसके बीच में लाई करेगा। वो कुछ भी हो सकता है 320 to 1280 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी ऐसा ही है थोड़ा सा। तो देखो जो नेक्स्ट समय क्या है, ये भी ऐसा ही है, ध्यान से देखना। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। अब कह रहे हैं कि वोटर का कितना, जैसे हम पीछे करे थे ना, कितना लीटर्स ऐड करना है, वो हमने एक्स लीटर्स लिया था, यहाँ पे भी एक्स लीटर्स लेंगे। बट वहां पे ना हमें ये चीज गिवन थी कि उसमें जो बोरिक एसिड का सोल्यूशन है वो 2% है, बट इसमें हमें कोई परसेंटेज नहीं है, सिर्फ लीटर, सिर्फ वाटर ही ऐड करना। ठीक है, ओनली वाटर ऐड करना। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। अब पहले हमें गिवन था 8% ऑफ 640 लीटर्स, अब यहाँ पे गिवन है 125 लीटर्स में 45% ऑफ एसिड है। कहते सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन, अब जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा उसमें क्या है, जो एसिड कंटेंट है वो 25% से ज्यादा है बट लेस देन 30%। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे कितना लीटर हम ऐड करेंगे, एक्स लीटर्स लेट कर लेंगे, एक्स लीटर्स ऑफ वाटर बी एडेड। ठीक है, टू
1125 liters of the 45% solution of acid। ठीक है, तब देखो जब हमने x लीटर्स ऐड किया तो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? लीटर्स में देख रहे हैं ना टोटल क्वांटिटी। तो पहले कितना था, 1125 लीटर्स था, उसमें हमने कितना ऐड किया, x लीटर। तो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी ही होगी। ठीक है, और जो एसिड है उसकी टोटल क्वांटिटी 45% ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने जो वाटर है उसमें कोई एसिड नहीं है, वाटर ऐड किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल एसिड कंटेंट है इन मिक्सचर वो कितना है यहाँ पे, 45% ऑफ 1125 लीटर्स। देखो पहले हमने था